गाइज वेलकम टू अपनी पाठशाला। दोस्तों, यह वीडियो पुस्तकालय विज्ञान के बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक संदर्भ एवं सूचना स्रोत का यह दूसरा वीडियो होगा और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से संबंधित 60 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो निश्चित रूप से आपके आगामी बिहार पुस्तकालय दक्ष पात्रता परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भौगोलिक स्रोत किसे कहते हैं? तो भौगोलिक स्रोत जिसमें भूगोल से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसे हम भौगोलिक स्रोत कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिससे भूगोल से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है 62, भौगोलिक स्रोतों में किन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है? यानी भौगोलिक स्रोतों को किन किन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है नक्शा, एटलस, ग्लोब, गजेटियर्स एवं यात्रा गाइड में इसको विभक्त किया जा सकता है। और नक्शा की मैं बात करूं तो नक्शा एक समतल सतह पर पृथ्वी की कुछ सीमाओं का प्रतिनिधित्व करता है। नक्शा जो है ना वो समतल सतह पर पृथ्वी की कुछ सीमाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे देश, जल निकाय आदि। और एटलस की बात करूं तो एटलस जो है ना वो मानचित्र, तालिका, चार्ट आदि का एक संग्रह है। और ग्लोब की बात करूं तो ग्लोब एक गोलाकार प्रतिनिधित्व करता है धरती का। और गजेटियर्स जो है ना वो एक ग्रंथ परंपरा है जिसमें एक क्षेत्र विशेष की, गजेटियर्स एक क्षेत्र विशेष की संपूर्ण प्रमाणिक वहाँ के भौगोलिक, सांस्कृतिक, समाज संबंधी जानकारी यथासंभव संचित्र रूप से संचयन किया हुआ होता है गजेटियर्स में। और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 63, कह रहा है निम्न में से किसके बारे में सूचनाएं देता है? यानी गजट जो है ना निम्न में से किसके बारे में सूचनाएं देता है? तो गजट जो है वो सरकारी घोषणाओं एवं अधिसूचनाओं के बारे में सूचनाएं प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सरकारी घोषणाएं एवं अधिसूचना। अगला प्रश्न कहता है कि स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश में जिसमें स्थानों का नाम वर्णानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गजेटियर। उसे कहते हैं गजेटियर। हमने अभी बताया गजेटियर यानी कहने का मतलब क्या कि किसी क्षेत्र विशेष का जो वर्णानुक्रम विवरण होता है जिसमें वहाँ के इतिहास, भौगोलिक, जलवायु, औस्थिति, वर्षा, जनसंख्या, साक्षरता आदि आदि का उचित आंकड़ा का विवरण होता है, उसे ही हम गजेटियर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। 65 नंबर प्रश्न कहता है कि दिल्ली की इमारतों की सूची के बारे में सूचना खोजने के लिए कौन सा संदर्भ स्रोत उपयुक्त है? तो वो है गाइड बुक। गाइड बुक जो है ना वो किसी स्थान के बारे में जानकारी देने के लिए एक पुस्तक होती है जो निश्चित रूप से जो आगंतुक होते हैं या जो पर्यटक आते हैं उनके लिए यह जो गाइड बुक है वो बेहद ही उपयोगी साबित होता है। आगे बढ़ेंगे। 66 नंबर प्रश्न कहता है खगोलीय सूचना ढूंढने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत क्या है? तो जो खगोलीय सूचना ढूंढने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत है वो होता है पंचांग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पंचांग। अगला प्रश्न है 67 नंबर, राजस्थान के जलवायु के लिए उपयुक्त संदर्भ स्रोत। तो राजस्थान के जलवायु के लिए वही बात हो गई स्थानीय क्षेत्र विशेष के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गजेटियर। अगला प्रश्न है 68 नंबर, किसी स्थान विशेष की उपयुक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सूचना स्रोत कहाँ से मिलेगा? तो स्थान विशेष, जैसे ही स्थान विशेष आए तो क्या हो जाएगा आंसर? बी, गजेटियर। अगला प्रश्न है 69 नंबर, भौगोलिक स्रोत ग्लोब क्या होता है? यानी भौगोलिक स्रोत ग्लोब क्या होता है? तो यह होता है एक पृथ्वी की सतह का वृत्तीय प्रदर्शन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी की सतह का वृत्तीय प्रदर्शन। अगला प्रश्न है सांख्यिकीय स्रोत की आवश्यकता कहाँ होती है? तो सांख्यिकीय स्रोत की आवश्यकता लगभग सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए आवश्यकता पड़ती है। अगर सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी एक गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। तो बिना सांख्यिकी के किसी भी चीज़ की जानकारी लेना बहुत ही असंभव हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए सांख्यिकीय स्रोतों की हमें आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है
71 जीवनी परक यानी बायोग्राफिकल सोर्स किसे कहते हैं? तो बायोग्राफिकल सोर्स जो है ना, जिसमें लोकप्रिय व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन विवरण दिया रहता है, उसे हम बायोग्राफिकल सोर्स कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न कहता है सामूहिक जीवन चरित्र स्रोतों को क्या नहीं कहा जा सकता है? तो क्या नहीं कहा जा सकता है? उसको विश्वकोश नहीं कहा जा सकता है, बाकी जीवनी परक शब्दकोश, हुजहू और डायरेक्टरी कहा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विश्वकोश नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न कहता है कि एक विशिष्ट क्षेत्र तक की सीमित सामयिक सूचनाओं को विवरणात्मक एवं सांख्यिकीय रूप में प्रदान करने वाली पुस्तक क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वार्षिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वार्षिकी। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न करता है कि कॉन्कॉर्डेंस का क्या अर्थ होता है? तो कॉन्कॉर्डेंस जो होता है ना, एक ग्रंथ या लेखक की कृतियों को अक्षरों के अनुक्रमिका में, यानी उसको अल्फाबेटिकल रूप से अगर सजा दें तो उसको हम कहेंगे कॉन्कॉर्डेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला नंबर है प्रश्न 75 नंबर प्रश्न कहता है कि व्यक्तियों तथा संगठनों की व्यवस्थित तालिका को जो उनके पते इत्यादि बताती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है निर्देशिका। उसको हम कहते हैं निर्देशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्देशिका। 76 नंबर प्रश्न कहता है कि निर्देशिका किसके बारे में सूचनाएं प्रदान करती हैं? तो निर्देशिका जो है ना, वो संगठनों के बारे में सूचनाएं प्रदान करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संगठनों के बारे में। अगला प्रश्न है वांग्यात्मक स्रोत किन्हें कहते हैं? तो वांग्यात्मक स्रोत जो है वो जो ग्रंथों के वांग्यात्मक विवरण प्रदान करते हैं उसको हम लोग वांग्यात्मक स्रोत कहते हैं। अगला प्रश्न है बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न है बिब्लियोग्राफी किस प्रकार के स्रोतों में गिनी जाती है? तो बिब्लियोग्राफी जो है ना, वो वांग्यात्मक स्रोत के रूप में गिनी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वांग्यात्मक स्रोत, ए, वांग्यात्मक स्रोत। अगला प्रश्न है कोनार्ड गैसनर किसका जनक माना जाता है? यानी कोनार्ड गैसनर को किसका जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है वांग्मय सूची के जनक, यानी वांग्मय सूची का निर्माण इन्होंने ही किया था, कोनार्ड गैसनर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वांग्मय सूची। अगला प्रश्न है वांग्य सूची क्या है? तो वांग सूची जो है ना, वो एक पुस्तकों की व्यवस्थित सूची है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है वांग सूची विषय पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ब्रुसेल्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है बिब्लियोग्राफी पद किस भाषा का पद है? तो यह है ग्रीक भाषा का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रीक। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय वांग सूची क्या होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय वांग सूची जो होती है ना, वो होती है कि राष्ट्र में प्रकाशित पुस्तकों की सूची होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्र में प्रकाशित पुस्तकों की सूची। अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न कहता है कि वांग सूचियों की वांग्मय सूची कौन सा सूचना स्रोत है? तो यह है तृतीयक प्रकार का सूचना स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तृतीयक। भारतीय राष्ट्रीय वांग सूची कौन सा सूचना स्रोत है? तो यह है द्वितीयक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वितीयक प्रकार का सूचना स्रोत है भारतीय राष्ट्रीय वांग सूची। अगला प्रश्न है INV का बृहत रूप क्या है? तो INV का बृहत रूप जो है वो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न कहता है कि IVN का प्रकाशक कौन है? तो इसका प्रकाशक जो है ना, वो है केंद्रीय संदर्भ ग्रंथालय कलकत्ता, IVN का प्रकाशक। अगला है IVN किस वर्ष पहली बार प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 1957 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1957। IVN की आवृत्ति क्या है? तो IVN की जो आवृत्ति है वो है आपको मासिक रूप से मासिक आवृत्ति है इसकी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मासिक। 90 नंबर प्रश्न कहता है कि INB में कितनी भाषाओं की पुस्तकों को सम्मिलित किया जाता है? तो ये 14 भाषाओं को सम्मिलित करता है।
14 भाषाओं की पुस्तकों को सम्मिलित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 14। अगला प्रश्न है 91, INB में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं किए जाते हैं? तो इसमें नक्शा सम्मिलित नहीं किया जाता है, बाकी पुस्तिकाओं का प्रथम अंक और सरकारी प्रकाशन सम्मिलित किए जाते हैं, लेकिन नक्शा को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नक्शा। BNB किस देश से संबंधित है? तो BNB जो है ना, BNB का फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो इसका होता है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी अब आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि किस देश से संबंधित है। तो फुल फॉर्म भी याद रखना आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कि ये याद करने से भी बहुत सारे प्रश्न आपको निश्चित रूप से हल हो जाते हैं। तो ब्रिटिश नेशनल बाइब्लियोग्राफी तो यानी इंग्लैंड से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इंग्लैंड। अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन से वर्ष से BNB का प्रकाशन शुरू हुआ था? तो BNB का स्थापना जो हुआ था वो 1949 में हुआ था, लेकिन 4 जनवरी 1950 को इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1950। स्थापना पूछे तो 1949, लेकिन प्रथम प्रकाशन पूछे तो 1950। 94 नंबर प्रश्न कहता है किस दिनांक को BNB का प्रथम अंक सामने आया था? तो वो आया था, अभी मैंने कहा, 4 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है BNB की आवृत्ति क्या है? तो BNB की आवृत्ति जो है वो साप्ताहिक है, वो साप्ताहिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए साप्ताहिक। अगला प्रश्न है BNB वर्तमान में विषय निर्देश प्रविष्टियां यानी क्लास इंडेक्स एंट्रीज किस अनुक्रमणिकाकरण पद्धति से तैयार की जाती है? तो वो तैयार की जाती है प्रेसिस पद्धति से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्रेसिस पद्धति। और प्रेसिस का मैं फुल फॉर्म में अगर बताऊं तो वो होता है संरक्षित संदर्भ अनुक्रमिका प्रणाली। तो आगे बढ़ेंगे, फिर अगला प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न कहता है कि BNB कौन सी वर्गीकरण पद्धति उपयोग करती है? तो BNB जो है ना वो DDC वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग करती है, और DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया DDC का डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्रंथालयों की मिश्रित सूची को क्या कहते हैं? तो ग्रंथालय की जो मिश्रित सूची होती है ना उसको संघ प्रसूची कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी संघ प्रसूची। अगला प्रश्न है संघ प्रसूची किस श्रेणी का सूचना स्रोत है? तो संघ प्रसूची जो है ना वो द्वितीयक श्रेणी का सूचना स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी द्वितीयक। आगे बढ़ेंगे, संघ प्रसूची कैसी तालिका होती है? तो संघ प्रसूची जो होती है एक से अधिक ग्रंथालयों की समस्त सामग्री की सूची होती है। मिश्रित होती है यानी एक से अधिक ग्रंथालय होगा तभी ना मिश्रित होगा, तो एक से अधिक ग्रंथालयों की समस्त सामग्री की सूची को हम लोग संघ प्रसूची तालिका में रखते हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से संघ प्रसूची कौन सी है? तो इसमें से संघ प्रसूची की मैं बात करूं तो डी हो जाएगा NUCSSI, और इसके फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंस सीरियल इन इंडिया। क्या हो गया? नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंस सीरियल इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 102 नंबर प्रश्न कहता है किसी विषय अथवा क्षेत्र में नवीन साहित्य का अधिगम प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो उसका जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है डी अनुक्रमणिकाकरण एवं सारांशीकरण पत्रिकाएं दोनों। आगे बढ़ेंगे, 103 नंबर प्रश्न कहता है कि अनुक्रमणिकाकरण एवं सारांशीकरण पत्रिकाएं सूचनाओं के कौन से स्रोत हैं? तो ये हैं द्वितीयक प्रकार के स्रोत हैं, तो द्वितीयक श्रेणी के स्रोत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी द्वितीयक। आगे बढ़ेंगे, 104 नंबर प्रश्न कहता है कि अनुक्रमणिकाकरण पत्रिकाएं सूचना स्रोतों का व्यंग्यात्मक विवरण प्रस्तुत करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत। आगे बढ़ेंगे, 105 नंबर प्रश्न कहता है
बोरको एवं बर्नियर ने अनुक्रमणिकाकरण पत्रिकाओं के मूल्यांकन की कौन सी कसौटियां बताई है? तो बोरको और बर्नियर ने जो अनुक्रमणिका पत्रिकाओं का मूल्यांकन की जो कसौटी बताई है वो है कसौटी अवधारणाएं और भाषा की माप, यानी दोनों ही इन्होंने बताई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही, यानी कसौटी अवधारणाएं और कसौटी की माप दोनों कसौटी बताई है। आगे बढ़ेंगे। 106 नंबर प्रश्न कहता है, 106 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र की अनुक्रमणिकाकरण पत्रिका करंट का प्रकाशन कौन करता है? तो ये करता है, इफला तो नहीं करता, हाँ ये करता है इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड फिलाडेल्फिया, ये इसका प्रकाशन करता है। आगे बढ़ेंगे। 107 नंबर प्रश्न कहता है कि अप्लाइड साइंस टेक्नोलॉजी इंडेक्स का प्रकाशक कौन है? इसका प्रकाशक कौन है? तो इसका प्रकाशक है H.W. विल्सन। तो इसके आंसर हो जाएगा सी, H.W. विल्सन। अगला प्रश्न है 108 नंबर प्रश्न कहता है कि 1958 से पहले उपरोक्त पत्रिका का नाम क्या था? यानी ऊपर जो हमने पत्रिका अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स पढ़ा, इसका 1958 से पहले क्या नाम था? तो इसका नाम था इंडस्ट्रियल आर्ट इंडेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडस्ट्रियल आर्ट इंडेक्स। अगला प्रश्न है उपरोक्त पत्रिका का प्रकाशन आवृत्ति क्या है? तो इसका प्रकाशन आवृत्ति जो है ना वो है मासिक, यानी मासिक पत्रिका है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मासिक। अगला प्रश्न है 110 नंबर प्रश्न कहता है कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशित इंडेक्स मेडिकस का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका प्रकाशन जो करता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन USA। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लाइब्रेरी, हाँ ये सी नंबर है इसका आंसर। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन USA इसका प्रकाशन करता है, किसका? इंडेक्स मेडिकस का। आगे बढ़ेंगे। इंडेक्स मेडिकस का प्रकाशन कब से किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 1960 ईस्वी से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1960। 112 नंबर प्रश्न कहता है कि इंडेक्स मेडिकस के ऑनलाइन संस्करण को क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑनलाइन संस्करण है इसको कहते हैं मेडलाइन, इसको कहते हैं मेडलाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेडलाइन। आगे बढ़ेंगे। 113 नंबर प्रश्न कहता है इनिस एटम इंडेक्स का प्रकाशक कौन करता है? प्रकाशन इसका कौन करता है? तो इसका प्रकाशन करता है आणविक ऊर्जा, सॉरी। इनिस एटम इंडेक्स का विषय क्षेत्र क्या है? तो इसका जो विषय क्षेत्र है एटम से आपको ध्यान में आ रहा होगा, एटम वही वाला एटम, यानी आणविक ऊर्जा। अगला प्रश्न है 114 नंबर प्रश्न कहता है इनिस एटम इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका प्रकाशन जो करता है इनिस वियना करता है। तो और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका प्रकाशक कौन करता है? इनिस वियना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 115 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइंस साइटेंशन इंडेक्स का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो ये हो रहा है 1965 से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1965। आगे बढ़ेंगे। 116 नंबर प्रश्न कहता है कि साइंस साइटेंशन इंडेक्स की CD-ROM वर्जन कब से प्रकाशित हो रहा है? तो ये प्रकाशित हो रहा है 1988 से। यानी कहने का मतलब साइंस साइटेंशन इंडेक्स का प्रकाशन 1965 से हो रहा है, लेकिन इसका CD-ROM वर्जन जो आया वो 1988 में आया। तो दोनों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न 117 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से प्रथम
सारांशीकरण पत्रिका कौन सी है? तो प्रथम जो सारांशीकरण पत्रिका है वो है जर्नल डैम स्वेकेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जर्नल डैश स्वेकेंस। अगला प्रश्न है 118 नंबर प्रश्न कहता है कि बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन जो होता है करता है वो बायोसाइंस इंफॉर्मेशन सर्विस करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है बायोसाइंस इंफॉर्मेशन सर्विस का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका जो संक्षिप्त नाम है वो है बायोसिस। क्या है? बायोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बायोसिस। अगला प्रश्न है 120 नंबर प्रश्न कहता है कि बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट में प्रस्तुत की गई वंशावली अनुक्रमणिका में क्या सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं? तो ये की जाती हैं जो भी वंशानुगत विशेषताएं के आधार पर, यानी वंशानुगत विशेषताओं के आधार पर जीवधारियों के नामों की वर्णानुक्रमी तालिका होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसके तीसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, इसके तीसरे वीडियो के साथ, जिसमें और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे सूचना एवं संदर्भ स्रोत के। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।